हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। हम इकोसिस्टम एंड फ्लो ऑफ एनर्जी हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था। लास्ट में हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन के बारे में, डिकम्पोजर्स डिकम्पोजिशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि किस तरीके से कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट जो साइकिल्स है वो रिटर्न कैसे आती है। साइकिल्स हमने नहीं देखी, बट डिकम्पोजिशन एग्जैक्ट कैसे होता है वो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका एनर्जी फ्लो। क्या आता है? एनर्जी फ्लो। अब सीधी सी एक बात आती है, एनर्जी फ्लो कैसा है? मेन कौन है हमारे एनर्जी का सोर्स? सन है। सन मेन एनर्जी का सोर्स है। और सन की अगर हम बात करें तो सन पूरा का पूरा यूनिवर्स को, हमारे जितने भी जो हमारी जो फिलहाल में जितनी भी है उसमें कौन प्रोवाइड करता है एनर्जी? सन। अर्थ को, अर्थ का या फिर अदर देन प्लैनेट, उसके आजू बाजू जो रिवॉल्व होते हैं उसको सबको एनर्जी देने का काम कौन करता है? सन करता है। तो सीधी सी एक बात है, ये सन एनर्जी सोर्स है। तो एनर्जी, हमें सबसे पहली चीज एक पता है कि एनर्जी कभी भी जो होती है, अल्टीमेट सोर्स हमारा एनर्जी का सन है। पर हमें एक बात पता है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में कुछ डिस्कस किया था कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, ना तो एनर्जी को ना बना सकते हैं, ना हम ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं? फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। पूरी यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कैसी है? कांस्टेंट होती है। क्या बोला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सीधा बोलता है यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कैसी है? कांस्टेंट है। क्लियर है? सोर्स है सन, सन से हमें एनर्जी मिल रही है और इसी एनर्जी का यूज कौन कर रहा है? प्लांट्स कर रहे हैं। और ये प्लांट से ही हमारी पूरी की पूरी एनर्जी फ्लो की साइकिल क्या होती है? स्टार्ट होती है। अब सबसे पहली चीज ये देखो, क्या बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroy. One form of energy is converted into another form. Clear है? So यूनिवर्सल एनर्जी कैसी है? कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है? यूनिवर्सल एनर्जी कांस्टेंट। ये फर्स्ट लॉ होता है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। पर कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्या बोलते हैं? एनर्जी को जब हम ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी जब हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। क्लियर है? तो हमें इससे क्या समझ में आता है, जो एनर्जी है हमेशा कैसी है? यूनी डायरेक्शनल है। कैसी है? सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है, सन की जो एनर्जी है वो कैसी है? यूनी डायरेक्शनल। क्लियर हो रहा है क्या? फ्लो जो रहेगा इसका वो कैसा रहेगा? यूनी डायरेक्शनल। अब कैसे बोल सकते हैं यूनी डायरेक्शनल रहेगा? हमें एक बात सबसे अच्छी पता है, सन को एनर्जी देता है, सन एनर्जी देता है किसको? प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स ट्रांसफर करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को। प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को ट्रांसफर करते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर
टर्शरी कंज्यूमर को ट्रांसफर करते हैं, क्लियर है। और सबसे नीचे वाला हमारा फिर डिकम्पोजर के बारे में, डिकम्पोजिशन हमने देखा। डिकम्पोजर में मोस्टली कौन आ जाते हैं मेरे, सैप्रोफाइट्स, यही आते हैं ना, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को पूरा ऑर्गेनिक मैटर में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर है। इसी तरीके से फ्लो हो रहा है। तो एनर्जी का फ्लो कैसे आ रहा है पापा, इस तरीके से आ रहा है, एक डायरेक्शनल में ऊपर से स्टार्ट हुआ, यूनि मतलब सिंगल, सिंगल डायरेक्शनल का फ्लो दिख रहा है हमें, क्लियर हो रहा है क्या। चलो अब सबसे पहली चीज, अब सीधी सी एक बात आती है, अगर मैं बात करूं सन की बेटा, तो सन में जो सोलर रेडिएशंस होती है, जो सोलर रेडिएशंस आती है हमारे पास में, सोलर रेडिएशंस में मेरे पास में फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो रेडिएशंस है, क्या, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, अगर मैं PAR की बात करूं, एक्टिव रेडिएशन, मैं रेडिएशन की बात करूं तो वो कैसा होता है, 50% से कम, जो सोलर टोटल सोलर रेडिएशन है उसमें से 50% से भी लेस देन का हमारे पास में रेडिएशन होता है, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल है वो रेडिएशन, क्लियर हो रहा है। तो प्लांट हमारे क्या करते हैं, मेन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले हमारे प्रोड्यूसर्स है, ऑल ग्रीन प्लांट्स है, जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और यही एनर्जी ट्रांसफर होती है पूरे हमारे ट्रॉफिक लेवल में, पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो सिंपल एक बात है, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन हुआ केमिकल एनर्जी में। जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं, उसमें से 2 to 10% ऑफ PAR को यूज करते हैं, इससे पूरा का पूरा लिविंग फॉर्म को एनर्जी मिलती है। पूरे जितने भी लिविंग फॉर्म्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको एनर्जी कितने परसेंट से मिलती है, प्लांट कितना परसेंट यूज कर रहा है, 2 to 10% ऑफ PAR का 2 to 10%, और इस 2 to 10% में पूरा लिविंग फॉर्म को एनर्जी मिलती है उनके वर्क परफॉर्म करने के लिए, लाइफ सस्टेन करने के लिए, क्लियर हो रहा है क्या। नेक्स्ट आते हैं कि एनर्जी का फ्लो पाथवे क्या है, क्या हमें क्या देखना है अभी, पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो। अरे बाबा हमें एक बात पता है, एक है ग्रेजिंग फूड चेन, कौन सी, ग्रेजिंग फूड चेन, हमारे पास में एक है ग्रेजिंग फूड चेन, और एक है हमारे पास में डेट्रिटस फूड चेन। क्या है, डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन। अभी ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग मतलब घास खाने वाले, जो ग्रेज करते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट को खाने वाले, पता है, ग्रास है एग्जाम्पल। अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास पिरामिड कैसा है, सिंपल, प्राइमरी हर्बियो। देखो पहला तो हम हमारी ये इधर बना के रख दे रही हूँ, इसी से पूरा एक्सप्लेन करना है ना, ठीक है। फिर से प्रोड्यूसर्स, प्रोसीजर लिखते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, हर्बिवोरस है मोस्टली, ये हमारे कौन है, हर्बिवोरस है। सेकेंडरी और टर्शियरी कौन है हमारे, कार्निवोर है। ये दोनों के दोनों क्या है हमारे, कार्निवोर से।
ये लो कार्नियोर से मतलब लो हमारे हैं और ये टॉप लेवल के, और सबसे नीचे हमारी डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। क्लियर हो गए? अब सीधी सीधी सी एक बात है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है हम किसकी बात करेंगे? हर्बीवोर और कार्निवोरस। कैसे चेन ट्रांसफर होती है? प्रोड्यूसर्स में फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रेजिंग चेन की बात करूं तो ग्रास है हमारे पास में, ठीक है। ग्रास को कंज्यूम कौन करता है? ग्रास हॉपर, सॉरी, ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को ईगल, और ईगल क्लियर हो गया क्या? ईगल बोलो या हॉक बोलो, उसके अलावा हॉक। क्लियर हो रहा है? ये चेन है, तो यही हमारी क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन। एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर हुई? इसने प्रोड्यूस किया, इसने एनर्जी इसको दिया, इसने एनर्जी फ्रॉग को दिया, फ्रॉग ने एनर्जी स्नेक को दिया, स्नेक ने एनर्जी हॉक को दिया, तो यूनिडायरेक्शनल में फ्लो हो रही है। ये हमारा कौन सा है? ग्रेजिंग फूड चेन में का एग्जांपल आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस हमने इसके पहले भी देखा है, लास्ट डिकम्पोजर में क्या थी? डेड लीव्स थी, लीव्स गिरी थी। लीव्स को किसने किया? अर्थवर्म ने एक्ट किया और उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करने का वो करता था ना, ठीक है। इसने क्या किया? अर्थवर्म ने खाया। अर्थवर्म को कौन खा रहा है? बेचारी हमारी हैन खा रही है। हैन को कौन खाता? हमें ना, इसके लिए हम बैठे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई? हमारी डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग अब डिकम्पोजर्स में हमारे कौन कौन आ जाएंगे? डेट्रिटस में हमारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगे, डेट्रिटस एनिमल्स जितने भी है वो सब आ जाएंगे, लाइक अर्थवर्म, टर्मिट्स वगैरह, जो भी अपना क्या नाम है इसको, जो लकड़ियों पे लगती है, क्या नाम इसका? उदई, मराठी में बोलते हैं उदई, हिंदी में दीमक। ये सब चीजें भी है, ये डेट्रिटस में आ जाएंगे हमारे, ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारे पास में डेट्रिटस साइकिल के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे पास में दो लोग बेचारे। पहला तो हमारे फंजाई तो है हमारे सेप्रोफाइट्स, उसके अलावा बैक्टीरिया, ये हमारे क्या है? डिकम्पोजर्स हैं। और हमारे पास में डेट्रिटस कौन कौन है? लाइक अर्थवर्म है, और टर्मिट्स है। ये सब हमारे क्या के एग्जांपल्स हो जाते हैं डेट्रिटस के। तो ये सब जो ये इनकी जो साइकिल जो बनाएंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? डेट्रिटस फूड चेन। कोई डाउट? नहीं, पक्का। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रॉफिक लेवल पे। क्या है? ट्रॉफिक लेवल। मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, कितने लेवल है ट्रॉफिक के? चार लेवल है। प्राइमरी पहला वाला हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड। अगर इस तरीके से ना ऐसा होता है क्या? हाँ। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमारा नीचे वाला, ये सेकेंड, और ये मैं TL1 लिख रही हूँ, TL2, TL3 और ये TL4, मतलब ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4। अब ट्रॉफिक लेवल 1 में कौन आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। पक्का? नहीं, सॉरी, प्रोड्यूसर्स। क्या आ जाएंगे? प्रोड्यूसर्स। हाँ। सेकेंडरी, ये ट्रॉफिक लेवल 2, हाँ। ये ट्रॉफिक लेवल 3, और टॉप कार्निवोर ट्रॉफिक लेवल 4। ये 3 और ये 4 में आ जाएंगे, ठीक है। टॉप कार्निवोर हमारे जो टर्शियरी कंज्यूमर्स है, लाइक ईगल एंड हॉक, ये सब हमारा ईगल,
ये सब काय में आ जाएगा हमारा टर्शियरी। तो ट्रॉफिक लेवल से भी एनर्जी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है अलग अलग लेवल पे। तो मेन चीज आपको ये चीज याद रखना है कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी होगी, हमेशा यूनिडायरेक्शनल। इसमें पूरे ओवरऑल टॉपिक में क्या याद रखना है कि एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर तक हमारे पास में रहेगा और यूनिडायरेक्शनल रहेगा। उसमें हमारे पास में पाथवे दो है, एक है ग्रेजिंग फूड चेन को ले सकते हैं या फिर हम डेट्रिटस फूड चेन को ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं एनर्जी ट्रांसफर इफिशिएंसी। ये जो है ना, ये लॉ है, क्या नाम है लॉ का, लिंडेमन्स 10% लॉ, 1942 में दिया था उन्होंने। क्या बोलता है लिंडेमन्स 10% लॉ की जो 10% जो सिर्फ हीट है ना, कि 10% ऑफ जो एनर्जी है ना वही ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। नेक्स्ट जो ट्रॉपिक जो लेवल है उस पे ओनली कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10%। और बाकी जितनी भी एनर्जी है वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेस्पिरेशन, वेस्ट, इसके फॉर्म में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ओनली 10% जो हीट है वो ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरे पास में ग्रास है, ग्रास से ग्रास हॉपर ने लिया, ग्रास हॉपर से फ्रॉग ने लिया, फ्रॉग से स्नेक ने लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया। तो अगर समझो यहाँ पे मेरे पास में 1000 जूल ऑफ एनर्जी थी, तो इसके पास में 100 जूल ऑफ एनर्जी जाएगी, इसके पास में 10 जूल ऑफ एनर्जी जाएगी और इसके पास में 1 जूल ऑफ एनर्जी जाएगी। क्लियर हो रहा है क्या? तो ये जो लॉ था वो था लिंडेमन्स 10% लॉ, कि सिर्फ 10% ऑफ हीट ट्रॉपिक लेवल में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। बाकी जो हीट है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, रेस्पिरेशन, लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में। क्लियर है क्या? पक्का? एक नेक्स्ट आता है इसमें एक टॉपिक जो आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या आता है? इकोलॉजिकल पिरामिड। देखो इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर मैं बात करूं, सिंपल ये पिरामिड है, इसमें बायोमास के बारे में बताया है। यही है ट्रॉपिक लेवल, T1, T2, T3 और T4। ये मेरे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, यही है मेरे। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स अगर समझो 900 kg के बायोमास में है, ये कितने हैं, 900 kg। तो प्राइमरी कंज्यूमर कितने रहेंगे, 100 kg। कितने रहेंगे, 100 kg। ये कितने रहेंगे, 50 kg। ये कितने रहेंगे, 10 kg। मतलब बायोमास भी क्या होगा रे बाबा, डिक्रीज होते जाएगा। अगर हम ट्रॉपिक लेवल में, तो वैसे ही एनर्जी भी कम लगेगी ना रे बाबा, अगर क्योंकि हमें पता है 10% लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से पिरामिड रहेगा और फ्लो ऑफ एनर्जी, हमेशा एनर्जी यहाँ पे ज्यादा रहेगी और जैसे जैसे अपर लेवल तक जाएगी एनर्जी डिक्रीज होगी। क्लियर है? ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे जाएंगे और एनर्जी का जो फ्लो रहेगा वो कैसा रहेगा, यूनी डायरेक्शनल रहेगा। अपराइट अगर जा रहे हैं तो एनर्जी कैसे रहेगी, डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में रहेगी। अपराइट जा रहे हैं ना अपन, तो नीचे से ऊपर, तो कैसा हो जाएगा, एनर्जी डिक्रीजिंग रहेगी। और साथ में क्या बोल सकते हैं हम, हमेशा यूनी डायरेक्शनल रहेगी। और बायोमास हमेशा सबसे ज्यादा कहाँ का रहेगा, प्रोड्यूसर्स का। अगर बायोमास प्रोड्यूसर का कम हुआ तो पूरी की पूरी पिरामिड जो साइकिल है वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी। क्लियर हो रहा है? पक्का? यहाँ पे हमारा जितना भी जो एनर्जी फ्लो का था वो पूरा यहाँ पे टॉपिक हमारा खत्म होता है। हमें एक बात और भी पता है, अभी तक क्या क्या देखा, सन एनर्जी सोर्स है, सोलर रेडिएशन का हम सिर्फ 50% से लेस देन जो हिस्सा है वो फोटोसिंथेसिसली एक्टिव रेडिएशंस है, उसमें से 2 to 10% प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, एनर्जी बनाते हैं और एनर्जी यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करते हैं। एनर्जी कांस्टेंट होती है। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो सीधा हमारे पास में क्या बोल रहा है, 10% ऑफ हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है, बाकी की बाकी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेस्पिरेशन एंड वेस्ट। ठीक है, बायोमास भी सबसे ज्यादा कहाँ का होता है, प्रोड्यूसर्स का होता है।
ठीक है। जैसे ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं, अपराइट जैसे जाते हैं, एनर्जी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, अपराइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, और बायोमास भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए ऐसे इस तरीके से पिरामिड बनाया गया है ट्रॉपिक लेवल का। और एनर्जी फ्लो भाई प्रोड्यूसर से हमारे लास्ट डिकम्पोजर्स तक होता है। और दो टाइप ऑफ इफिशियंसी, हमने दो टाइप ऑफ साइकिल देखी थी। पहली साइकिल देखी ग्रेजिंग फूड चेन, और सेकेंड डेट्रिटस फूड चेन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे न्यूट्रिएंट साइकिल। अब जैसे कि देखो, जैसे एनर्जी फिर से वापस आ जाती है ना रे बाबा, हमें पता है ना एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, कांस्टेंट है, जैसे वो कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहती है, वैसे ही सेम हमारा क्या है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स, इनऑर्गेनिक मैटर्स भी ऐसे हैं जो न्यूट्रिएंट को क्या कर लेते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं। तो उनमें से उसी साइकिल्स को हमें इसमें देखना है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में प्लस हमारे इकोसिस्टम का कैसा फ्लो चलता है, हमारे पास में क्या है, पहला पे एनर्जी फ्लो हो रहा है, इसके साथ में क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही है। क्या हो रही है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही है। और ये जो साइक्लिंग है, जो फ्लो है न्यूट्रिएंट साइकिल का, एलिमेंट्स कौन कौन से जो रिसाइकल हो सकते हैं, हम न्यूट्रिएंट में किसको लेते हैं, हमारे पास में क्या क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, और कैल्शियम है, हाइड्रोजन है। ये सब एलिमेंट्स है, इन्हीं को हमें रिसाइकल करना है, इन्हीं को हमको फिर से साइकिल में घुमाते हुए चलना है। तो ये जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है उसको एक नाम है बायो जियोलॉजिकल जियोकेमिकल साइकिल। क्या बोलोगे, बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो मतलब हाँ, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मतलब जियो में जो अर्थ के ऊपर में सभी चीजें क्या क्या आ जाता है, रॉक, सॉइल, एयर, वाटर। केमिकल मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन। पूरे इस पूरे के पूरे एलिमेंट की अगर हम बात करें, मैं डायरेक्टली पूरे एलिमेंट से जो दिखे ना, ये सब तो ये तीनों का क्या होती है, साइक्लिंग होती है। बायोकेमिकल भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म मरते तो पैदा भी तो होते हैं। क्लियर हो रहा है ना? तो बायो की तो साइकिल चल ही रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उसके अलावा रॉक भी, रॉक ऐसे बनता, टूटता, सॉइल बनती, वाटर साइकिल हमें पता ही है, इवेपोरेट होता, क्लाउड बनता, कंडेंस होता, फिर वाटर के फॉर्म में आता, यही चलता है। तो सेम रॉक की भी होती है, सॉइल की भी हमें पता है, देखियो ना। उसके अलावा एयर का भी पता है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है, साइकिल रिपीट हो रही है, रिपीट ऐसे पूरा कंटिन्यूअसली खत्म हो रही है क्या नहीं भाई, राउंड 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 रिटर्न वापस आ रही है। तो ये सब चीजें हमें काय में देखना है, न्यूट्रिएंट साइकिल में। क्लियर है? नेक्स्ट आते बाबा साइकिल्स के। हमने बोला साइकिल्स क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल बहुत सारा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है। बायो भी साइकिल फॉर्म में चलता है, जियो भी साइकिल फॉर्म में चलता है, जो सेडिमेंट्रीज हमारे जो भी रॉक्स वगैरह जो अर्थ क्रस्ट खाते हैं वो सब। तो हमें मेन देखना है टाइप्स ऑफ साइकिल। पहली आती है गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल मतलब हमारे नेचर में क्या है, गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है? तो ये जितनी भी साइकिल्स है इनका भी क्या करना है, हमें कंटिन्यूअसली इनका रोटेशन करना है, हमें एक फॉर्म में उनका एग्जिस्टेंस चाहिए। तो उसमें साइकिल कौन कौन सी आ जाती है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल्स मतलब देखो गैसियस साइकिल मतलब हमारी मेन क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोस्फीयर वाला। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर मतलब हमारा जहाँ पे एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है, जहाँ पे हमारी एयर वाला पार्ट हो जाता है। क्लियर है? पर वही अगर मैं सेडिमेंट्री साइकिल की अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या है, अर्थ क्रस्ट का जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर ऑफ
अर्थ क्रस्ट, ये पार्ट हो जाएगा हमारा सेडिमेंट्री पार्ट का। क्लियर हो रहा है? अब सिंपल आते हैं, कौन कौन सा है सेडिमेंट्री में, क्या क्या है, फॉस्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है, कैल्शियम साइकिल है, ये सब पार्ट हमारा सेडिमेंट्री साइकिल का हो जाता है। ठीक है, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल हमें देखना है कार्बन साइकिल। मेजर साइकिल्स में से एक साइकिल है हमारी कार्बन साइकिल। ठीक है, अगर कार्बन साइकिल की अगर मैं बात करूं तो मेन क्या आ जाते हैं, क्या है कार्बन साइकिल, कितना कार्बन सोर्स क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कितना परसेंट, 0.03% से, बताइए ना। सोर्स क्या आ जाता है इसका, एटमॉस्फेयर में है कितना, इस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में 0, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं 0.03%। क्लियर है? अब इसकी स्टेप्स क्या है, कैसे ये क्या होती है, रिगेन कैसे होती है। सबसे पहली चीज हमें पता है प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, CO2 को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, CO2 को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से, और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में इसका यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस में यूज किए और फिर क्या, किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको, करते हैं ना, स्टार्च जो फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इसी को फिर यूज करते हैं ना एज एनर्जी सोर्स। सेम कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर क्या है, किसके ऊपर में फीड होते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर में। कंज्यूमर किसको फीड करते हैं, किसके ऊपर में फीडिंग इनकी डिपेंड करती है, फीडिंग क्या है, प्रोड्यूसर्स को करते हैं। तो प्रोड्यूसर से ये कार्बन जो है कंज्यूमर के अंदर में नहीं आएगा क्या, ये ट्री है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की। अब इस पे डिपेंड रहने वाले लोग, जो इसने जो ग्लूकोज बनाया, इसके ऊपर डिपेंड रहने वाले जो कंज्यूमर है, वो इसको खाएंगे, तो ये ग्लूकोज किसके अंदर में एंटर करेगा, कंज्यूमर के अंदर में। तो कौन सा ऐसा बहुत बड़ा भारी मंत्र बोला मैंने। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन, वो भी एक सोर्स है CO2 का। हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एक्सेल CO2 करते हैं, तो इससे भी तो CO2 रिटर्न होता है। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजिशन, क्या होगा डिकम्पोजिशन, डेड ऑर्गेनिज्म है, रिलीज करते हैं CO2 प्लस मीथेन। डेड ऑर्गेनिज्म जब डिकम्पोज होते हैं तब क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म क्या रिलीज करते हैं, डिकम्पोज होके CO2 प्लस मीथेन, यही फॉर्म में होता है ना, फॉसिल्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको फॉसिल्स के फॉर्म में, तो भी वो कार्बन ही है। क्लियर है, कंबशन होगा, कोई भी चीज अगर जलेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने फॉसिल फ्यूल्स लिया, फॉसिल फ्यूल्स को क्या किया, बर्न किया, क्या रिलीज होगी, यही रिटर्न होते रहता है, पूरा का पूरा साइकिल घूमते रहती है। प्लांट ने कंज्यूमर ने खाया, कंज्यूमर को कौन खाया, मेरी बात सुनो, ये साइकिल से शायद मैं भी तुमको समझ जाए। ये प्लांट है, ठीक है, क्लियर है। प्लांट्स ने क्या किया रे बाबा, फोटोसिंथेसिस की, तो इसने CO2 लिया, O2 रिलीज किया, ये तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल क्या हो जाएगा, मेरी एक बात सुनो, प्लांट्स था, प्लांट्स ने क्या किया, CO2 लिया, O2 रिलीज किया। अब इसके ऊपर में या फिर ग्रास वगैरह भी क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। इनको गैस कौन कर रहा है, जैसे कि काव, जो इसने जो ग्लूकोज बनाया, ये ग्लूकोज किसके अंदर में आया, काव के अंदर में। क्लियर है, काव फिर रेस्पिरेशन करेगी और ये जो CO2 को रिटर्न करेगी। काव तो इनहेल, काव भी तो ब्रीथ करेगी ना रे बाबा, ब्रीथ करके CO2 रिलीज करेगी, इसने तो रिटर्न की। और ये CO2 कौन लेगा, प्लांट ले रहा है, इसने जो एक्सेल किया
वो कौन सी CO2 कौन ले रहा है? प्लांट ले रहा है। तो कार्बन तो घूमा ना, उसके अलावा ये ऑर्गेनिज्म मर गया, डेड हो गया, डिकम्पोजिशन होगा। तो अगर इसका डिकम्पोजिशन होगा तो मुझे पता है CO2 रिलीज होगी प्लस मीथेन रिलीज हो रही है। तो ये भी तो कार्बन का फॉर्म है। कार्बन रिटर्न आया, सॉइल में आया भले, पर आया ना। सॉइल के अंदर में फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने? ये जो डेड एंड डिकेइंग और ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो बरीड हो गए काफी करोड़ों साल के लिए, समझो, ठीक है। बरीड हुए, बरीड होके क्या बने? फॉसिल्स बना। अब ये फॉसिल्स हम यूज क्या करते हैं? बर्न कर रहे हैं। बर्न कर रहे हैं तो फिर से क्या रिलीज कर रहे हैं हम? CO2। बरीड हुआ, ये भी कार्बन ही था, तो भी रिलीज क्या करेगा? CO2। बर्न करोगे वो फिर से कहाँ गया? एयर में गया। एयर से फिर कौन लेगा? प्लांट लेगा। अब बाकी जो भी वेजेशन है भाई, हमें इतना पता है प्लांट जब फूड बनाता है तभी फोटोसिंथेसिस करता है, बाकी टाइम में बेचारा भी ब्रीथ करते हैं, बाकी वेजेशन भी क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। तो ये भी ब्रीथ करेंगे तो CO2 रिलीज करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो कार्बन कंटिन्यूअसली घूम रहा है क्या? हाँ। कंबशन हुआ तो भी घूम रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है तो भी घूम रहा है, कंज्यूमर भी यूज कर रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है तो भी घूम रहा है, और साथ में प्रोड्यूसर्स भी प्रोड्यूस कार्बन ही ले रहे हैं नेचर का, और वही कंटिन्यूअसली साइकिल क्या हो रही है? हमारी बॉडी कार्बन है ना। क्लियर हो रहा है? तो ये सब कार्बन साइकिल का पार्ट है। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंस क्या है कार्बन के? मेंटेन करता है CO2 का बैलेंस। ये साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या करता है? इंपॉर्टेंस क्या है? बैलेंस करता है और रेगुलेट करता है किसको? CO2 को। उसके अलावा क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट करता है ना क्लाइमेट को। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है बाबा? CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा, क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पता है ना क्या हो जाएगा? अगर इंक्रीज हो जाए तो बाबा ग्लोबल वार्मिंग मींस अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा CO2 के कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे, पता है ना। सब ये प्रॉब्लमेटिक ही है ना। और किसके कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ा भाई? CO2। ग्रीन हाउस गैस वही है। क्लियर हो रहा है? तो उसके अगर यूसेस है तो कुछ क्या है? अगर अति तिथि माति ज्यादा हो गया तो हर चीजें नुकसान में, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो भी कैसा है? प्रॉब्लमेटिक है। क्लियर हुई क्या कार्बन साइकिल? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक आते हैं फॉस्फेट साइकिल। देखो बाकी अदर साइकिल भी, ऑक्सीजन साइकिल वगैरह, बट सिलेबस में नहीं है। ऑक्सीजन साइकिल के अगर हमें बोलना है तो क्या क्या आ सकता है? अर्पिता, ऑक्सीजन साइकिल कैसे रिटर्न होगी? ऑक्सीजन कैसे रिवॉल्व हो रहा है? प्रोड्यूसर का फिर से काम आएगा। प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ऑक्सीजन कंज्यूम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कंज्यूमर यूज कर रहा है। वेजिटेशन प्रोपेगेशन जो भी है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो भी पूरा का पूरा यूज कर रहा है। ठीक है। उसके बाद वो रिटर्न किसके फॉर्म में कर रहा है? CO2 के फॉर्म में ऑक्सीजन का रिलीजन कर रहा है, और फिर वो CO2 का फिक्सेशन कौन कर रहा है? प्लांट्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये भी साइकिल कंटिन्यूअस में चलेगी। क्लियर हो रहा है? तो सेम आती है हमारी फॉस्फेट साइकिल भी। फॉस्फेट साइकिल इस जो है वो सेडिमेंटरी साइकिल का एग्जाम्पल है। हमारा गैसियस साइकिल का पहला एग्जाम्पल कार्बन साइकिल, और सेडिमेंटरी साइकिल का फॉस्फेट, आपको आया है? फॉस्फेट साइकिल है। ठीक है। रिजर्वायर क्या है? रॉक, सॉइल एंड सेडिमेंट्स। कौन कौन से? रॉक में क्या होता है? फॉस्फेट होता है। सॉइल में भी फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि अगर देखो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है तो हम फॉस्फेट्स डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। प्लांट को भी फॉस्फेट की नीड है। क्यों? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस आते हैं फॉस्फेट यूज क्यों होता है, फॉस्फोरस क्यों नीड है, कहाँ पे यूज होता है, ये पहले बताओ। क्या है? एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। क्या है ये? हमारी बॉडी एनर्जी इसी फॉर्म में रिलीज करती है।
फॉस्फेट है, क्या है? न्यूक्लिक एसिड में क्या है? न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट क्या है? फॉस्फेट है। उसके अलावा है क्या बॉडी में? ये है कहाँ पे? फॉस्फोलिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन, याद है? सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड्स। बोन और टिथ में फॉस्फेट है, अगर नहीं रहेगा तो बोन वीक हो जाएगी। कैल्शियम के साथ साथ में फॉस्फेट भी प्रेजेंट है। डीएनए, ये इंपॉर्टेंस है, इसके लिए जरूरी है पूरा। सेम प्लांट में भी तो एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी से, जरूरी है ना सबके लिए। तो सिंपल इसका ये इंपॉर्टेंस है, किसके? फॉस्फेट के। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए हमें इसका फिक्सेशन भी जरूरी है, इसके भी साइकिल को रोटेट करना जरूरी है। क्लियर हो रहा है? तो सिंपल ये देखो, सबसे पहला क्या होगा? विदरिंग ऑफ रॉक। वेदर चेंज होता है, रॉक क्या होता है? रॉक का सॉइल में कन्वर्जन कैसे होता है पता है ना? किसी को नहीं पता? फोर्थ स्टैंडर्ड की बुक देखना सब लोग। देखो रॉक है, माउंटेन्स वगैरह रहते हैं, पता है हमें। ऐसी जो ग्रूव्स वगैरह जो है बनी हुई होती है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या होता है? वाटरफॉल, सनलाइट, वेदर चेंज होते रहता है। सनलाइट वाटरफॉल कंटिन्यूअसली होता है। तो ये जो रॉक है वो क्या होती है? सॉइल में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेदर। अलग अलग बायोलॉजिकल एजेंट्स एक्ट करते हैं, लाइक हमारे जो भी अबायोटिक कंपोनेंट्स है, वाटर है, सनलाइट। इसके कारण में ये जो रॉक का जो कन्वर्जन है वो किसमें होता है? सॉइल में, पर सडन नहीं होता। कन्वर्जन क्या होगा? वाटर सॉइल है जो कंटिन्यूअसली रॉक के ऊपर में जब एक्ट करते हैं तो सॉइल में। पर ये प्रोसेस सिंपल नहीं है कि मतलब आज हुई और सडन होगी, क्विक प्रोसेस नहीं। इसको होने के लिए कैसा लगता है? टाइम कंज्यूमिंग है। तो ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक से भी फॉस्फेट आयंस मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ PO4 ट्राई नेगेटिव। आयन का फॉर्म ही है, फॉस्फेट ही हमें किस फॉर्म में मिलता है? PO4 के फॉर्म में। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट को नीड है, प्लांट को इसीलिए जब भी क्रॉप्स का अगर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है उस कंडीशन में हम जैसे फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो उसमें फॉस्फेट्स भी ऐड करते हैं। तो प्लांट फॉस्फेट आयन को क्या करते हैं? कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से? न्यूक्लिक एसिड से है भाई। प्लांट में भी डीएनए है ना? फॉस्फोलिपिड, उसकी भी साइकिल, उसके पास भी सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर है? तो ये सब कौन करता है? प्लांट कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एटीपी, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो रहा है? कंजम्पशन, कंज्यूमर क्या करेंगे? कंज्यूम करता है, ऑब्टेन करता है। कहां से भाई? वेजिटेबल्स खाते हो, सभी खाते हो, तो इससे कंज्यूम किसको? फीडिंग से किसको मिलता है? कंज्यूमर को। तो फिर से रिटर्न हुआ, उसके बाद मरेगा क्या इंसान? डीके होगा, डेड डीके। देखो टूथ के भी डीकेइंग में फॉस्फेट लॉस होता है, कैल्शियम लॉस होता है ना? तो सेम डेथ एंड डीके में रिटर्न किसको मिल जाएगा भाई? फिर सॉइल से कौन लेगा? कहाँ गया? यही साइकिल थी। प्लांट है, प्लांट ने किससे लिया? सॉइल से लिया। सॉइल से क्या लिया? PO4 के फॉर्म में प्लांट ने लिया। प्लांट को यूज किसने किया? कंज्यूमर ने। कंज्यूमर से फिर से रिटर्न डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होगा तो फिर कहाँ जाएगा? फिर सॉइल से, और सॉइल का फॉर्मेशन एक और ऑप्शन वेदरिंग ऑफ रॉक। रॉक से भी हमें सॉइल में ही फॉस्फेट मिलेगा ना? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, और ये क्या होता है? सॉइल में जाता है। और सॉइल में क्या हो रहा है पापा? सेडिमेंट हो रहा है। और हमें पता है जब भी सेडिमेंटरी होता है क्या होता है? कौन से फॉर्म में? लीच के फॉर्म में भी कन्वर्ट करेगा। डाला है क्या? हाँ,
some leach into the water bodies, sediments and rock. पता है ना क्या होगा? लीचिंग क्या है? कल ही देखा था। लीचिंग क्या है? अर्पिता, जो भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है उनको कन्वर्ट करते किसमें? इन फॉर्म ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस का कन्वर्जन किसमें, किस फॉर्म में होता है? वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। और वाटर क्या करता है? एब्सॉर्ब करके कहाँ लेके जाएगा? सीधा का सीधा सॉइल के अंदर क्या करेगा? सेडिमेंट करेगा। और सेडिमेंट से फिर से क्या बनेंगे रे बाबा? रॉक बनेगा। फिर ये रॉक का कन्वर्जन फिर से काय में हुआ? सॉइल में। वो सेडिमेंटरी फिर से रॉक्स में कन्वर्ट होगी। ये भी तो एक कंटिन्यूअसली साइकिल चलते रहेगी। तो ये पूरा का पूरा क्या है? फॉस्फोरस साइकिल, सॉरी फॉस्फोरस साइकिल। क्लियर है? क्या क्या हुआ अभी तक? पूरा कार्बन साइकिल। इसके पहले एनर्जी फ्लो। कौन है एनर्जी का सोर्स? सन। सन से किसको? प्लांट्स। प्लांट से। कंज्यूमर से। कंज्यूमर में भी कौन से? तीनों लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी से डिकम्पोजर्स। हाँ वही बोल रहा है। ठीक है, डिकम्पोजर फिर से सॉइल में जाएगा और फिर से साइकिल कंटिन्यूअसली रिटर्न होगी। हाँ, पर उसमें एक लॉ याद रखना है। कौन सा? 10%। क्या हुआ था? 10%। सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी कहाँ? ट्रॉफिक लेवल में। प्राइमरी से अगर हम बात करें इस तरीके से, यही था। इसके पास में एनर्जी अगर समझो हमने बोला था 1000 जूल बना, तो इसके पास कितना जाएगा? 100 जूल। इसके पास 10 जूल और लास्ट में 1 जूल। तो सेम बायोमास भी सबसे ज्यादा कहाँ किसके पास में होगा? प्रोड्यूसर्स के पास में। प्राइमरी कंज्यूमर नहीं रे बाबा, प्रोड्यूसर्स का बायोमास ज्यादा होगा। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। बायोमास भी रिड्यूस होते जाएगा और एनर्जी भी हम अपराइट जाएंगे तो क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्योंकि बाकी जो अदर देन जो एनर्जी सिर्फ 10% क्या होगी? ट्रांसफर होगी। और अदर एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेस्पिरेशन एंड वेस्ट के फॉर्म में। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज याद रखना है, एक तो कार्बन साइकिल को और एनर्जी फ्लो। क्लियर है? और 10% एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन का लॉ। क्लियर है? लेडीमैन 10% लॉ कब दिया था? 1947 में था। तू था रे बाबा। फुल के कॉपी। 1947 को इंडिपेंडेंस है। ठीक है, 1942 में लॉ को दिया था। ठीक है, डन है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। कभी सुना है क्या वर्ड? इकोलॉजी सुना है, सक्सेशन? चलो देखो, सबसे पहली चीज ओवर द टाइम अगर कोई जगह ऐसी रहती, पहले सबसे पहले समझ लो, फिर बाद में हम डिफाइन वगैरह देखते हैं। हमने देखा है ना आजू बाजू में जितना भी जो अरेंजमेंट है प्लांट्स वगैरह का, सभी चीजों का मेन हमें प्लांट सक्सेशन ही देखना है पूरे चैप्टर में। इसीलिए बोल रही हूँ, जो अरेंजमेंट दिखता है एक प्रॉपर वे से रहता है। कोई देखो, अगर हम बात करें, कभी ऐसी जगह भी तो रही होगी जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर वगैरह ऐसे। ठीक है, ठीक है, फिर धीरे धीरे वहां पे लाइफ फॉर्म्स आना स्टार्ट हुए। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स आए, धीरे 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 वो जो लाइफ फॉर्म्स है पहले छोटे वाले पेड़ थे, फिर थोड़े हर्ब्स टाइप में, फिर श्रब टाइप में डेवलप हुए, फिर ट्रीज टाइप में। तो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के साथ में बैलेंस बनाया क्या? दोनों कंपोनेंट। हमें ये तो पता है नेचर की, अगर एनवायरनमेंट की बात करें, अगर बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट की बात करें कि दोनों कांस्टेंट है क्या, दोनों इक्वल है क्या, एक ही जैसे है क्या? सब कांस्टेंट है ना, बायोटिक कंपोनेंट था, अबायोटिक कंपोनेंट। तो एनवायरनमेंट जो अगर हम बात करें वो भी कैसा कांस्टेंट है क्या? पर ये अबायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करके चलते हैं। तो इसी इंटरैक्शन को पूरा का पूरा किसमें एक्सप्लेन करते हैं हम?
सक्सेशन। देखो लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? मॉडिफाई। फॉर एग्जांपल एक मॉडिफिकेशन में अलग वे से तुमको बता रही हूँ। बताओ प्लास्टिक डिस्पोजेबल नहीं है, हमारा बोलना है कि प्लास्टिक को लॉन्ग ओवर द टाइम लग जाता है, डिस्पोज नहीं होती, वो वैसी की वैसी रहती है, पता है ना पॉलीथीन के बारे में। तो पर अभी हमें नया क्या पता चला कि एनवायरनमेंट ने अपने आप में इतना चेंजेस लाया कि पॉलीथीन को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरियाज एंड फंजाई वगैरह डेवलप होगी। तो ये एनवायरनमेंट का क्या है? सीधा सा मॉडिफिकेशन है। किस लिए? एनवायरनमेंट के साथ में बैलेंस बनाने के लिए अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का इंटरैक्शन है ये। क्लियर हो रहा है? तो यही चीज हमें क्या में देखना है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या बोला इकोलॉजिकल सक्सेशन? इट इज अ नेचुरल ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसमें चेंजेस हो रहे हैं बाबा? स्ट्रक्चर में और कंपोजिशन। इसमें स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में कैसी प्रोसेस है? और ग्रेजुअली चलते रहती है, कंटिन्यू और प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं कि हम जिसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई ये ऐसा ऐसा होगा। क्लियर है? लीडिंग टू स्टेबल सेल्फ सस्टेनिंग क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन द इक्विलिब्रियम विद एनवायरनमेंट। क्या बनाता है? एक स्टेबल कम्युनिटी बनाता है। सिंपल अगर हम बात करें, जो भी कंपोनेंट है अपने अंदर में कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं, और वो चेंजेस कैसे है? कैसे? ग्रेजुअली और साथ साथ में प्रेडिक्टेबल, जिसको मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म्स जो है, वो जो कम्युनिटी है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, वो एक क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। क्लियर हो रहा है? उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें ना कुछ टर्म्स है जो हम सबसे पहले देखते हैं, फिर बाकी आगे हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है? पायनियर स्पीसीज। पायनियर का मतलब शुरुआती होती है ना, स्टार्ट, जहां से शुरू हो एग्जैक्ट। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर एरिया। बेयर एरिया में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म कॉलोनी बना के रहता है, कॉलोनाइज्ड होता है, मतलब पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म उस बेयर एरिया पे आने वाला, उसको हम बोलते हैं पायनियर स्पीशीज। क्लियर? सीरियल स्टेज और सीरीज इंटरमीडिएट कम्युनिटीज इन सक्सेशन। जो कम्युनिटीज के बीच में जो लोग आए, मतलब एक ऑप्शन ये हो जाएगा, देखो ये नया शुरुआत और ये एंड, जहां पे पूरी तरीके से स्टेबल हो जाए। हमें स्टेबिलिटी तक लाना है ना, एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाना है, कांस्टेंट। किसके साथ में? ताकि अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का इंटरैक्शन होते रहे। तो यहाँ से शुरुआत होगी और यहाँ पे एंड होगा। क्लियर हो रहा है? तो जो शुरुआत करेगा वो कौन? पायनियर। और क्लाइमेक्स मतलब, ये मैं बात कर लू क्लाइमेक्स है, और ये बात कर लू मैं, क्लियर है, जिसने शुरुआत किया। और क्लाइमेक्स मतलब जहां पे जाके पूरी तरीके से क्या हो गया? स्टेबल हो गया। और बीच में भी तो कुछ होगा ना, बीच में भी तो कुछ कम्युनिटीज लाई करेगी, वो क्या है? हमारी सीरीज। क्लियर हो रहा है क्या? ये डन है। जो शुरुआत करेगा वो पायनियर स्पीसीज, सीरीज मतलब इंटरमीडिएट कम्युनिटीज इन सक्सेशन, मतलब इन दोनों के बीच में आने वाली, और फाइनल का क्लाइमेक्स कम्युनिटी, फाइनल स्टेबल सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी। अब ये पूरी तरीके से सस्टेन है, इसको किसी के ऊपर में डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, और ये एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपर वे से बैलेंस करके चल सकती है। ऐसी एंडिंग कम्युनिटी जो स्टेबल कम्युनिटी है वो कौन हो जाएगी? क्लाइमेक्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्या आता है? जो प्रोसेस है, अलग अलग जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगी सक्सेशन में। पहला न्यूडेशन, डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया। सबसे पहले तो बेयर एरिया बनाना पड़ेगा, तब जाके तो पायनियर स्पेसीज आएगी। क्लियर है? इन्वेशन, अराइवल ऑफ न्यू स्पेसीज बाय माइग्रेशन और डिस्पर्सन। कैसे करोगे? क्या बोला उसने? इन्वेशन मतलब अराइवल ऑफ बाय, दूर से आएगा अराइवल, माइग्रेशन होके आएगा, या फिर क्या बोलेंगे? डिस्पर्सल से आएगा। देखो ये बेयर एरिया है, ये खाली जगह, समझो। अब इस खाली जगह में कोई दूर, जैसे मैं फंगस की बात करती हूँ,
उससे तुम मे बी ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड। ये रोटी है, ठीक है। अब स्पोर्स तो हमें पता है इधर उधर पूरे के पूरे हैं। एक स्पोर्स बहुत दूर से आया, उसको एक रोटी मिली, एक ब्रेड मिला, और सिंपल अगर हम बात करें उसको कंडीशन भी ऐसी मिल गई भाई, प्रॉपर टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ह्यूमिड कंडीशन है, आया और यहाँ पे जर्मिनेट हो गया। मैं क्या बोलूंगी, ये रोटी को बेयर स्पेस, बेयर जो हमारी खाली जगह जो थी वो जर्मिनेट होके जो आया, अराइवल डिस्पर्सल होके जो आया वो स्पोर्स, वो क्या हो जाएगा हमारा इन्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट इसेसिस, सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पीसीज। अब इसने ये पूरे बेयर एरिया में जर्मिनेट हुआ, अपना पूरी कॉलोनी बना लिया। ये पूरी प्रोसेस इसेसिस और कंपटीशन फॉर को एक्शन। अब मुझे एक बात बता, जगह कम है, फूड रिक्वायरमेंट हमारे पास में कम है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप से क्या करेगा, कंपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारी ट्रीज है तो ट्रीज किसके लिए कंपटीशन करेगी, पहला तो सनलाइट के लिए। सनलाइट चाहिए तो भाई मैं और ऊपर बड़ी होती हूँ, क्लियर है, समझ रहा है। तो पहला सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, वाटर के लिए कंपटीशन होगा ना, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कंपटीशन एंड कोएक्शन। रिएक्शन, ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। ऐसी जगह, यहाँ पे पहले इस रोटी पे कुछ था क्या, नहीं, पूरा खाली थी। अब आया और लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसने क्या कर दिया, पूरे वहां के एनवायरनमेंट को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो लास्ट क्या हो जाएगा हमारा रिएक्शन। पूरे टर्म क्लियर है क्या। पायनियर स्टेजेस, जिसने बेयर एरिया में, मतलब जो बेयर एरिया में सबसे पहले आया, ठीक है। उसके बाद सिरल स्टेज में मतलब मिडल वाले बेचारे जो पायनियर के बाद आए, ग्रोथ हुए। फिर लास्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो एंड हो गई भाई, जहाँ पे स्टेबिलिटी, भाई हमने पूरी तरीके से एरिया को पूरी तरीके से अच्छा हरा भरा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पूरी रोटी को में पूरे फंगस लग गए फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक एरिया हो जाएगा कि उसने पूरी तरीके से कवर कर लिया। उसके बाद क्या था, हाँ, अब इसमें प्रोसेसेस, कौन से प्रोसेस होगी, पहली कौन सी होगी, हमें अगर प्रोसेस करना है तो मुझे इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसको एक ऑप्शन ले सकते हो, ये प्रोसेसेस है और इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो न्यूडेशन क्या, पहले तो मुझे बेयर एरिया बनाना पड़ेगा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया, खाली जगह जहाँ पे रॉकी वगैरह ऐसी जगह हो, क्लियर है। न्यूडेशन में हम बेयर एरियाज में हम ये बोल सकते हैं, दो टाइप के अलग अलग टाइप ऑफ हो सकते हैं। एक हो सकता है वाटरी वाला, एक्वाटिक वाला, और एक हो सकता है रॉकी वाला। तो रॉकी वाला कैसा है, ड्राई है, ठीक है, और एक वाटर वाला कैसा है, वेट रीजन है, क्लियर है। तो ये दो एरियाज हो सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा इन्वेशन मतलब बाहर से कोई आया बेचारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्पर्स होके, माइग्रेट होके और बेयर एरिया पे आके स्टैंड कर लिया, रह गया, ठीक है। फिर इसेसिस मतलब सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीसीज, उस जगह पे पूरी तरीके से उसने ग्रो किया। उसके बाद कंपटीशन, फिर बहुत सारे, अगर एक रहा तो कोई कंपटीशन होना नहीं, पर मल्टीपल हो जाए तो कंपीट करेंगे, हर चीज के लिए कंपटीशन होगा। फिर उसके बाद रिएक्शन, आफ्टर पूरी तरीके से उन्होंने कंपीट करके अपनी लाइफ को स्टेबल बना लिया, और स्टेबल बनाने के बाद एनवायरनमेंट को क्या कर दिया, सीधा, पहले कुछ नहीं था, अभी बहुत सारी कुछ है, वहां पे सब चीजें हो गई है, तो सीधा क्या किया, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया। क्लियर हो रहा है, डन है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। दो टाइप के सक्सेशन हमें स्टडी करना है। पहला कौन सा, प्राइमरी सक्सेशन, और सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंड टाइप जो थे सक्सेशन के। प्राइमरी सक्सेशन मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मतलब न्यूली फॉर्म्ड प्लेसेस है, जैसे वोल्केनो इरप्शन हुआ, उसके बाद वो जो जगह है वो कूल हो गई, उसके बाद वहाँ पे रॉक्स रहेंगे, वहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म्स थी क्या, है क्या, नहीं। तो ऐसी जगह पे जब कोई अगर लाइफ फॉर्म्स का एग्जिस्टेंस स्टार्ट होगा तो प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी मतलब जिसमें पहले से तो था, एग्रीकल्चर सॉइल वगैरह प्रेजेंट थी, बट किसी कोई ट्रेजेडी के कारण या बोलो डिजास्टर के कारण में वहाँ का पूरा लाइफ फॉर्म खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल फ्लड के कारण में जो जगह बन जाती है वो। उसके अलावा या हम बात करें आग लग जाती है जंगल में,
उसके बाद पूरा लाइफ फॉर्म खत्म हो जाता है ना, फॉरेस्ट का वहाँ का पूरा लाइफ फॉर्म खत्म हो जाता है। तो ऐसी जगह पे तो प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? बिगिनिंग ऑन द बेयर लैंड और वाटर, जैसे न्यू बेयर नो लाइफ प्रीवियसली एग्जिस्टेड, जहाँ पे पहले से लाइफ प्रेजेंट नहीं है। और प्रोसेस कैसी है? स्लो प्रोसेस है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल हमारा बेयर रॉक, न्यूली फॉर्म्ड रॉक फ्रॉम वोल्केनो इरप्शन, जो रॉक्स फॉर्म होते हैं वोल्केनो इरप्शन के बाद कूल डाउन होने के बाद वो बेयर रॉक। सैंड ड्यून्स के कारण में जो जगह बनेगी वहां पे भी तो लाइफ फॉर्म्स नहीं है ना। उसके अलावा न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड, अभी पॉन्ड बना है, जस्ट बना है, तो उसमें लाइफ फॉर्म्स होगा क्या? नहीं, तो उसके बाद डेवलप होगा। तो ये सब चीजें हमारी क्या जाएगी? प्राइमरी सक्सेशन का पार्ट। सेकंड क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट इन एन एरिया वेयर द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट बिफोर बट गॉट डिस्टर्ब। क्या हुआ? पहले तो लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट थी, बट किसी ना किसी रीजन के कारण में वो पूरी लाइफ फॉर्म क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, अब वहां कुछ नहीं, पर सॉइल वगैरह प्रेजेंट है, जैसे हम इजीली क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल, सॉइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, फास्ट प्रोसेस है, 50 to 200 इयर्स के मतलब टाइम ड्यूरेशन में हो जाएगी। क्लियर है? अबैंडोन्ड लैंडफॉर्म्स और एग्रीकल्चर खत्म हो चुके हैं। लैंडफॉर्म्स अब समझो अकाल वगैरह ऐसा पड़ा है पूरा 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 तरीके से एग्रीकल्चर लैंड में उस जगह पे, तो वो जगह पे कोई पेड़ वगैरह या पत्ती वगैरह कुछ ऐसा कुछ दिखता है क्या? नहीं, कोई सूखी जगह है। तो वहां पे जो हम शुरू कर, पहले तो लाइफ फॉर्म्स था पर किसी ना किसी रीजन से खत्म हो गया। उसके अलावा बर्न और डिफॉरेस्टेड एरिया करवाते हैं ना, डिफॉरेस्टेशन करवाते हैं तो पूरे ही पेड़ वगैरह ये वो पूरा करवा देते हैं, या फिर बर्न हो जाए पूरी तरीके से वो कंडीशन वाला, या फिर फ्लडेड फील्ड्स, फ्लड आया पूरा बहा के और अब जगह में कुछ है क्या? नहीं, तो वहां पे जो ग्रो करेगा वो सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? तो इसमें दो टाइप के हैबिटेट प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा होता है एक्सट्रीमली ड्राई, कुछ भी नहीं है, एकदम पूरी ड्राई सिचुएशन है। अगर ड्राई वाला अगर कोई पार्ट आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ज़ेराच सक्सेशन और ज़ेरोसेयर। देखो ये वर्ड लिया गया है जेरिक से, कहां से? जेरिक। जेरिक मीनिंग होता है ड्राई। ठीक है, ड्राई वाला जो भी कंडीशन में जो हैबिटेट जो सक्सेशन होगा वो हमारा कौन था? ज़ेराच सक्सेशन। और जो हमारा पानी वेट वाली जगह पे जो सक्सेशन होगा वो क्या रहेगा? हाइड्रैच सक्सेशन, जिसको हम हाइड्रोसेल बोलेंगे। क्लियर है? हाइड्रोसेल कहां पे होगा? फ्रेश वाटर में। अब स्टेजेस दिए, पहला कौन सी स्टेज? देखो पहली ऐसी स्टेज है कि जहां पे पानी रहेगा, सिर्फ पानी है। ठीक है, हम प्राइमरी सक्सेशन देख रहे हैं उसका। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन का पानी है सिर्फ। ठीक है, अब पानी न्यूली फॉर्म्ड समझो पॉन्ड है या कोई भी ऐसे पानी वाला एरिया, वहां पे कोई भी लाइफ फॉर्म्स नहीं, तो सबसे पहले डेवलप क्या शुरू हुआ वहां पे? माइक्रोस्कोपिक एल्गी स्टेज, फाइकोप्लैंटन स्टेज। क्लियर है? वहां पे माइक्रोस्कोपिक एल्गी का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सबमर्ज प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। पहली स्टेज ये, फिर उसके बाद क्या हुआ? सबमर्ज प्लांट है, मतलब रूटेड प्लांट है पर पानी के अंदर वाले, इस तरीके से ना। एक ये रहेगा ऊपर में और एक क्या रहेगा? ये रूटेड है पर पानी के अंदर वाले प्लांट है, ये सबमर्ज प्लांट हो जाएंगे, रहते हैं ना। उसके बाद फ्लोटिंग प्लांट, भाई हम क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोटिंग वाले कौन थे रे बाबा? लोटस। इस बार लिखा भी एग्जाम्पल, फिर भी हमें ये हमारा लोटस। ठीक है, लोटस फ्लोटिंग हो जाएगा, फ्लोट करने वाले, मतलब सबसे पहले फ्लाइंग फ्लोटिंग नहीं, पाइनियर स्टेज, फाइकोप्लैंक्टन, पाइनियर स्टेज बोलना है। माइक्रोस्कोपिक एल्गी, मतलब देखो हमें पता है हमने इसके पहले भी इनका एग्जांपल्स लिया हुआ है एक जगह पे, जू प्लैंक्टन्स वगैरह, याद है ना? चलो देखो, तो माइक्रोस्कोपिक एल्गी का सबसे पहले डेवलपमेंट होगा। माइक्रोस्कोपिक एल्गी क्या करेगी? उसके बाद रूटेड प्लांट का डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे रूट से सबमर्ज्ड वाले प्लांट डेवलप होंगे, उसके बाद फ्लोटिंग वाले डेवलप होंगे, फिर आफ्टर फ्लोटिंग के बाद रीड स्वैम स्टेज, मतलब एम्फीबियन प्लांट जो
भाई पानी में भी रह सकते हैं और हल्की सी अगर लैंड है तो लैंड पे भी रह सकते हैं, हम दोनों जगह पे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो रिड स्वान स्टेज मतलब एम्फीबियस प्लांट लाइक टाइफा, और फ्लोटिंग में वाटर हैंडसीथ और या फिर लोटस का एग्जांपल ले सकते हैं। उसके अलावा मार्श मीडो स्टेज जहां पे ग्रासेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ देखो, सबसे पहले तो पूरे पानी के अंदर वाले, फिर रूटेड वाले, फिर फ्लोटिंग वाले, फ्लोटिंग के बाद हम पानी भी चाहिए और लैंड भी चाहिए, फिर उसके बाद डायरेक्टली किसका, लैंड वाले प्लांट लाइक ग्रासेस का, जैसे कायरेपस। क्लियर है? फिर उसके बाद श्रब छोटे छोटे जिसमें वुडी वाली स्टार्ट होगा, वुडी प्लांट बिकम ग्रो, फिर आखिरी में लास्ट क्लाइमेक्स फॉरेस्ट ट्री। क्लियर हो गया? शुरू हुआ छोटे से, गया कहाँ पे, ट्री तक। अब ये तो स्टेबल फॉरेस्ट बन गया ना, तो ये हमारा रहेगा किसका सक्सेशन, पानी में जो सक्सेशन होगा वो वाटर का। क्लियर है? एग्जाम्पल से याद रखोगे, रूटेड प्लांट में हाइड्रिला एंड वैलिस्नेरिया, पॉलिनेशन में पढ़ा है एग्जाम्पल ये। हाइड्रोफिली याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से याद रखने, और ये पहला काय का है, काय का एग्जाम्पल ये आपके बुक में दिया और विथ पूरी की पूरी डायग्राम के साथ में दिया है, स्टेजेस पूरे के पूरे। क्लियर है क्या? है ना? तो ये पूरी स्टेज है और स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होगा और कैसे होगा वो पूरा का पूरा एग्जाम्पल। सबसे सिंपल हमने पहले ही देखा है, पायनियर से स्टार्ट हुआ और क्लाइमैक्स पे खत्म हुआ। हमने पायनियर कौन सा लिया, फाइकोप्लैंक्टन स्टेज, और लास्ट क्लाइमैक्स स्टेज। ये हमारा क्लाइमैक्स कम्युनिटी हो गया, ये हमारा पायनियर स्टेज हो गया, और ये पूरा का पूरा सीरियल स्टेज या सीरियल सक्सेशन जो था, ठीक है, ये हमारा पूरा आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? डन है? अब एक आता है हमारा ज़ेरेक्ट सक्सेशन, जो क्या होगा, एक्सट्रीमली ड्राई जगह पे होगा। जैसे वोल्केनो इरप्शन के बाद में जगह बनी ना रे बाबा, बेयर रॉक बना। अब बेयर रॉक पे लीचेन का डेवलपमेंट, हमें पता है जहाँ पॉल्यूशन नहीं है वहां पे लीचेन आके ग्रो कर सकता है, पता है ना? लीचेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंजाई एंड अलगी। ठीक है, तो ये जो रॉक्स रहते हैं, रॉक्स पे आके इसलिए देखना आपको ज्यादातर रॉक ये जो है ना रॉक्स पे ही दिखता है, और जो बाहर के, जो बाहर के नहीं, हमारे इंडिया की बात करी, जो जहाँ पे पहाड़ वगैरह वाले रीजन्स है, वो लीचेन का यूज ना मेहंदी वगैरह बनाने के लिए भी करते हैं, मेहंदी लगाने के लिए। ठीक है, तो बेयर रॉक्स पे क्या आया, लीचेन के बाद मॉशस का डेवलपमेंट होगा, हल्का ग्रीन, उसके बाद ग्रास, फिर श्रब, फिर सबसे पहली चीज लीचेन क्या करता है, लीचेन कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो क्या करते हैं, रॉक को क्या करवाते हैं, सॉइल में कन्वर्ट करवाते हैं। वेदरिंग ऑफ सॉइल, रॉक्स पता है ना, सॉइल में कन्वर्जन रॉक का, ये लीचेन करवाते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करके, जिसका बेयर रॉक्स का कन्वर्जन किसमें हो जाए, सॉइल में। सॉइल आएगी तो मॉशस आ सकते हैं, ग्रास आएगी, फिर श्रब, फिर फॉरेस्ट। और मुझे एक बात बताओ, ये प्रोसेस के लिए लॉन्ग टर्म लगेगा, बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बिल्कुल भी लाइफ फॉर्म नहीं है, यहाँ पे भी बिल्कुल भी लाइफ फॉर्म नहीं है। धीरे धीरे तो ये जो प्राइमरी जब भी सक्सेशन होगा, इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, क्योंकि सॉइल बनने के लिए ही काफी समय लग जाएगा। क्योंकि हमें तो पता है सॉइल सडनली बन जाती है क्या, सडन नहीं होगा ना, तो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए टाइम लगेगा। तो ये जो प्रोसेस रहेगी वो कैसा, लॉन्ग टर्म, ज्यादा मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की प्रोसेस है। क्लियर है? और फिर एक स्टेबल लाइफ फॉर्म, फॉरेस्ट बनाया, एक स्टेबल लाइफ फॉर्म में मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन किया, बेयर रॉक, सॉरी यहाँ पे मैं अगर पूछूं लीचेन क्या होगा, लीचेन कौन होगा, पायनियर स्टेज होगा। और बेयर रॉक क्या होगी, वो एरिया, बेयर एरिया को, बेयर एरिया को क्या नाम था, कुछ तो बोलते थे उसको, क्या बोलते थे, एन से कुछ था, न्यूटेशन, नोटेशन, कुछ तो न्यूडेशन, क्या था, न्यूडेशन। क्लियर है? तो हमारा न्यूडेशन बेयर रॉक, जहाँ पे जगह जो चाहिए हमें, लीचेन हमारा पायनियर स्टेज हो जाएगी, फॉरेस्ट हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो जाएगा, मॉश, ग्रास, श्रब हमारे सेरस।
क्लियर है? डन? पक्का? देखो अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं इकोसिस्टम सर्विस। अब सिंपल सर्विस मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कोई चीज हमारे लिए कर रहा है। जैसे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर चेकअप वगैरह कर रहा है, वो अपनी सर्विस दे रहा है, समझ लो। तो इकोसिस्टम भी हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे सुपरमार्केट गए कोई भी सामान लेने के लिए, तो वहां से सामान लेके आते हैं, ठीक है, तो वो भी वन काइंड ऑफ सर्विस है। तो वैसे इकोसिस्टम भी वेरियस काइंड ऑफ आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि क्या बोला जाता है? बेनिफिट दैट ह्यूमन फ्रीली गेन फ्रॉम द हेल्दी इकोसिस्टम। हेल्दी इकोसिस्टम में प्रॉपर अच्छा, और वहां से जो चीजें उसको मिल रही है वो सब क्या है? इकोसिस्टम के सर्विसेज है। देखो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट 2005 ने डिफाइन किया था कि अगर हम बात करें इकोसिस्टम सर्विसेज को, तो इकोसिस्टम सर्विसेज को हम 4 टाइप्स में कैटेगराइज्ड कर सकते हैं। उनमें से पहला उन्होंने किया प्रोविजनिंग सर्विस। प्रोविजनिंग सर्विस मतलब प्रोडक्ट वी ऑब्टेन, मतलब जो प्रोडक्ट हमें नेचर से मिल रहा है, पूरे सर्विसेज जो भी हमें नेचर दे रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे एयर हो, वाटर हो, फूड हो, हर चीज हमें नेचर से मिल रही है। हमें उसके लिए कुछ करना पड़ रहा है क्या? मैं अगर सुपरमार्केट जाऊं तो वहां पे कोई ना कोई सिंथेसाइज करके या पैकेजिंग करके, ह्यूमन ही सिंथेसाइज करता है वो सब चीजें जो हम सुपरमार्केट से लेते हैं। पर वही अगर मैं नेचर की बात करूं, क्या फ्रूट हमने बनाया, फूड हमने बनाया, ये सब चीजें कौन देता है? वाटर हमने बनाया नहीं, नेचर हमें प्रोवाइड करता है। तो जो भी नेचुरल सुपरमार्केट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? प्रोविजनिंग सर्विस। लाइक फूड वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, सब फ्रेश वाटर, फ्यूल वुड, मेडिसिन देता है ना, तुलसी वगैरह, नीम वगैरह, ये सब बेनिफिशियल है, मेडिसिनल प्लांट्स है, पेरिविंकल है, अश्वगंधा है, बहुत सारे प्लांट्स है जिनसे हमें क्या बोलते हैं? मेडिसिन वगैरह भी मिलती है। तो ये सब कौन दे रहा है? हमें नेचर दे रहा है, एनवायरमेंट दे रहा है। तो ये हमारा किसका सर्विस का पार्ट हो जाएगा? प्रोविजनिंग सर्विस का। क्लियर है? सेकेंडली आता है रेगुलेटिंग सर्विस। अब रेगुलेटिंग से ही समझ में आ रहा है, रेगुलेट करना, वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स, या फिर हम बात करें पूरी प्रोसेसेस को रेगुलेट करना। क्लियर है? क्या आता है? प्रोसेस दैट रेगुलेट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को जो रेगुलेट करेगी, रेगुलेटिंग सर्विस। अब रेगुलेट करना है ना, नेचर को, अपने आप को भी रेगुलेट करना पड़ता है। वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस है जो जिसे हम रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि क्लाइमेट रेगुलेशन है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है, तो वो रेगुलेटरी प्रोसेसेस इसमें आ जाएगी। वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफाई, पॉलिनेशन वगैरह, CO2 का जो पूरा जो फिक्सेशन वगैरह आएगा, वो सब चीज अगर हम बात करें। या फिर पॉलिनेशन पता है ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। हाँ तो वही तो पूछी ना, पता है। क्लियर है? तो ये पॉलिनेशन वगैरह करता है ना नेचर में, आपको बैलेंस करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट्स रहेंगे क्या, फिर से रिप्रोडक्शन होगा क्या? तो नहीं, ये सब चीजें कौन करता है? तो ये सब किसका पार्ट आ जाएगा? रेगुलेटिंग सर्विसेज का। नेक्स्ट थर्ड क्या किया? सपोर्टिंग सर्विस। सपोर्ट से ही क्या समझ में आ रहा है कि नेचर को भी सपोर्ट चाहिए ना बाबा, अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए। तो क्या आएगा? इसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम फंक्शनिंग। इकोसिस्टम को प्रॉपर वे से फंक्शन करने के लिए जो सर्विसेज आएगी वो क्या आएगी? सपोर्टिंग सर्विसेज। एग्जांपल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट खत्म हो रहे, अगर न्यूट्रिएंट कंटिन्यूअसली खत्म होते रहे और उसका अगर वो साइकिल मेंटेन ना रहे तो इकोसिस्टम तो खत्म हो जाएगा। दोनों का वैल्यू, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों जरूरी है। तो इसकी क्या होती है? हमने इसके पहले देखा था, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती थी, ऑक्सीजन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ठीक है। या फिर सॉइल फॉर्मेशन है, सॉइल का फॉर्मेशन हमने देखा है, रॉक से फॉर्मेशन अभी भी देखा हमने कुछ देर पहले, बेयर रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन वगैरह। फोटोसिंथेसिस, CO2 का फिक्सेशन करके प्लांट अपने आप को रेगुलेट करता है, फूड बनाता है और इकोसिस्टम को बैलेंस करके चलता है। नेक्स्ट क्या है? कल्चरल, सॉरी सपोर्टिंग सर्विस को हम क्या बोल सकते हैं? फाउंडेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, जहां से लाइफ प्रोसेसेस का मेन फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है। लास्ट कल्चरल सर्विसेज। अब कल्चरल, इसमें कोई भी रेगुलेटरी पार्ट, इसमें हम बात करेंगे एनवायरनमेंट का, हमें वो पार्ट नहीं मिलेगा जैसे कुछ मिल रहा है हमसे, ये सब हमने अपनी श्रद्धा या ट्रेडिशन के हिसाब से बना के रखा है। सिंपल हम बात कर रहे हैं नॉन मटेरियल बेनिफिट्स में, मटेरियल बेनिफिट होगा क्या? नहीं। सिंपल क्या होगा? एस्थेटिक वैल्यूज लाइक
हमें नेचुरल ब्यूटी मिल रही है, लैंडस्केप मिल रहा है, अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। क्या है? कल्चर। हम जाते हैं ना देखने के लिए, जैसे अभी स्नो वगैरह रहा तो स्नो वाले जो एरिया है एक प्रॉपर नेचुरल ब्यूटी कंसिस्ट करता है, तो ये सब किसका पार्ट आ जाएगा? कल्चरल सर्विसेज। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल वैल्यूज। क्या होगा पता है तुमको? हम बोलते हैं गंगा, क्या वैल्यू है उस रिवर की? एक माँ के समान उसको ट्रीट करते हैं। हम अर्थ को भी किसकी तरह ट्रीट करते हैं? क्या बोला जाता है इन हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में? क्या बोलते हैं? मेरी माँ है। भारत माता बोलते हो ना, एक मतलब माँ का दर्जा देते, मदर का। तो सिंपल, रिवर को भी गंगा। तो ये अलग स्पिरिचुअल वैल्यूज के हिसाब से स्क्रेड ग्रूव्स के बारे में बताएं। भगवान के नाम पर कुछ ऐसे फॉरेस्ट वगैरह रिजर्व्ड है, तो वो एक पार्ट हो जाता है। तो ये सब किसका पार्ट हो जाएगा? हमारे कल्चरल सर्विसेज। क्लियर है? हमें एक सिंपल, मुझे एक बार बताओ, एक चीज और बता रही हूँ, CO2 फिक्सेशन पता है ना? कौन करता है? ये क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस। होती है क्या? प्लांट करते हैं क्या? CO2 लेते हैं और क्या करते हैं? फोटो रिलीज करते हैं। फोटो रिलीज, ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन। O2 रिलीज मतलब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, पर ऑक्सीजन से हमें कंसर्न नहीं है। मेन चीज किसका कंसर्न है? क्या बनाते हैं? CO2 का फिक्सेशन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो साथ में इसको अगर हमने लिया तो इसका रिलीज किया, दोनों का बैलेंस हो रहा है नेचर में, और साथ साथ में हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रिक्वायर्ड है वो भी मिल रहा है। वो भी पार्ट किसका आ जाएगा? हमारा इकोसिस्टम सर्विस का। पॉलिनेशन पता ही है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी पढ़ा है, तो पॉलिनेशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? पक्का? यही तुम्हारा लास्ट टॉपिक था, इकोसिस्टम सर्विसेज। यही पे तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।